हेलो एवरीवन। ये हम लोग यहाँ पर कंप्लीट मैराथन करने वाले हैं हिस्ट्री के लिए। सिविक्स के लिए मैंने अलग वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। ये हिस्ट्री के लिए है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक जो आपके सिलेबस का पॉइंट है सिर्फ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो पहला चैप्टर है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हुआ 1357 में। तो देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि ब्रिटिश ने अपने पावर को कैसे एक्सपैंड किया था अपने इंडिया में, कैसे ये लोग जो है पावर को लेकर आए थे, कैसे बढ़ाए थे। तो पहला तरीका उन्होंने अपनाया था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें क्या होता था कि अगर आप एक राजा हैं और आपकी कोई अपनी खुद की कोई संतान नहीं, तो आपका जो किंगडम होगा, राज्य होगा, वो सीधा ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा। और ऐसा करके इन्होंने सतारा, झांसी और नागपुर को हड़पा था। दूसरा तरीका था इनका सब्सिडरी अलायंस, जिसको लाए थे लॉर्ड वेल्सली। और इसमें क्या होता था कि इंडियन रूलर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता था ब्रिटिश की प्रोटेक्शन, यानी कि ब्रिटिश उनको प्रोटेक्शन देगा, ब्रिटिश इंडियन राजा को प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन इसके बदले में जो इंडियन राजा वगैरह हुआ करते थे, इन लोग को अपना किंगडम का सारा कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में देना पड़ता था, जैसे हैदराबाद, अवध, मैसूर। वार एंड कॉन्क्वेस्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जनरली बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, एंग्लो मराठा वार 75 से 18 तक चला था, एंग्लो सिख वार 45 से 49 तक चला था। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है पोर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुरू होता है कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, यानी जो रिवॉल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसके कारण क्या थे। तो पहला उसका कारण देखते हैं, पॉलिटिकल कॉज। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल कॉज बिहाइंड द रिवोल्ट। तो पहला जो पॉलिटिकल कारण था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर कोई राजा है और उसकी खुद की अपनी नेचुरल है, यानी उसकी खुद की अपनी कोई संतान नहीं है, तो उनका पूरा का पूरा किंगडम ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा। और ऐसे में सतारा, झांसी, नागपुर ऐसी जगहों पर जो है चीज़ें हुई थी। एनेक्सेशन ऑफ अवध दूसरा पॉलिटिकल कॉज था लड़ाई होने का। वो ये था कि अवध को एनेक्स कर लिया गया था, यानी अवध को भी हड़प लिया गया था कब, 1856 में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस समय के नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के उस समय के नवाब हुआ करते थे, उनको जो है हटा दिया था उनकी गद्दी से। इससे जो वहाँ के जो लोकल सोल्जर्स थे, यानी सिपाही थे, उन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तीसरा पॉलिटिकल कारण था मुगल एम्परर्स स्टेटस अंडरमाइंड। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह सेकंड मीन्स बहादुर शाह जफर और उनके सक्सेसर, उनके बच्चे, वो एम्परर का टाइटल नहीं अब यूज कर पाएंगे, सम्राट का टाइटल वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियंस मुस्लिम्स वगैरह थे उनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा भावना आई कि ब्रिटिश लोग कैसे कर सकते हैं हमारे राजा के साथ ऐसा। और चौथा आप लोग लिख सकते हैं दिस रिस्पेक्ट फॉर इंडियन प्रिंस, मेनी इंडियन रूलर्स वर ह्यूमिलिएटेड एंड लॉस्ट देयर किंगडम, क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन। कैसे बहुत सारे भारतीय रूलर थे, राजा थे, जो ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हुए, बहुत ज़्यादा उनकी बदनामी हुई, उनको बहुत ज़्यादा जो है शर्मसार किया गया और वो लोग अपना किंगडम भी खो बैठे। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा राजाओं के बीच, उस समय के राजाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा डर फैल गया और उनके अंदर एक अजीब सा असतावना पैदा हो गई ब्रिटिश के खिलाफ। ये 4 पॉलिटिकल कॉजेज थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। अब देखते हैं सोशल रिलीजियस कॉजेज़, यानी ऐसे कारण जो सामाजिक हैं, धार्मिक हैं। तो पहला था इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आए थे। सोशल रिफॉर्म मतलब समाज सुधार, जैसे कि उन्होंने एवोल्यूशन कर दिया था किसका, सती का 1829 में। उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया था, यानी कि जो है जो विधवाएं हैं वो भी शादी कर सकते हैं। 1856 में इसको लेके आए थे। अब इसको देखा गया एज अ अटैक ऑन इंडियन ट्रेडिशन। इससे जो कुछ जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो पुरानी विचारधारा में अगेन रखते थे, उनको लगा कि ये लोग तो हमारे जो धर्म के साथ गड़बड़ा कर रहे हैं, तो उससे भी उनके अंदर गुस्सा आया। दूसरा प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे थे, नहीं ऐसे लोग जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाले आने लगे थे, और वो लोग जो है हिंदू मुस्लिम लोग को कन्वर्ट कर रहे थे, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि आप जो है क्रिश्चियन बन जाइए। इससे भी लोगों को गुस्सा बढ़ा। तीसरा आप लिख सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो इंडियंस थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वो लोग जो है इन्फीरियर हैं, वो लोग जो है काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी छोटे हैं, किसके मुकाबले, ब्रिटिश के मुकाबले, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशनल लॉ, अब जब भारत में इंग्लिश एजुकेशन आई और कुछ नए कानून आए,
तो उसको ऐसे देखा गया कि जो है ब्रिटिशर्स लोग हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉजेज देखते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक मतलब ऐसा कारण जो पैसे से रिलेटेड हो। तो हैवी टैक्स लगा दिया गया, काफ़ी कर वसूला जाता था। हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था, यानी कि जो एक पारंपरिक जो कारखाने होते हैं उसको बंद करवा दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। और उसके अलावा जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वो भी जो है काफ़ी ख़राब थी, जिससे हमारे जो इंडियन आर्टिसंस थे, कारीगर थे और फार्मर्स थे, किसान थे, ये लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दूसरा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, काफ़ी सारा लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, काफ़ी सारा पैसा भारत से इकट्ठा करके कहाँ भेजा जाता था, ब्रिटेन में। इससे भी जो है इंडिया गरीब होता चला गया। तीसरा था इंडिगो एंड पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो फार्मर्स थे उस समय के, उनको फोर्स किया जाता, उनको ज़बरदस्ती बोला जाता कि आप इंडिगो उगाइए, यानी कि आप लोग जो है नील की खेती करिए और आप लोग कैश क्रॉप उगाइए, यानी नकदी फसल। ऐसी फसल आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कैश क्रॉप क्या होता है। तो आप लोग ऐसी फसल उगाइए, जिससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि फार्मर्स के पास क्या होता है, अगर इसको ना उगाएंगे तो कम से कम गेहूँ चावल तो उगा लेंगे, उनका पेट तो भर जाएगा। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ थी लैंड रेवेन्यू के लिए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, हरियोतवारी था, महलवारी था। इससे भी जो है किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बोझ पड़ा, किस चीज़ का, हाई टैक्सेस का। मिलिट्री कॉजेज देखते हैं, डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। जो भारतीय सिपाही थे उनको जो है, अभी मिलिट्री कॉजेज है समझिएगा, जो भारतीय सिपाही थे उनको काफ़ी कम सैलरी दी जाती थी ब्रिटिश सिपाहियों के मुकाबले। और उसके अलावा जो भारतीय लोग थे उनका जो प्रमोशन था काफ़ी ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्टेड था, काफ़ी कम मिलता था उनको प्रमोशन। उनको मैक्स टू मैक्स अगर प्रमोशन मिलता तो सूबेदार की रैंक तक मिलती, बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सूबेदार रैंक तक। ओवरसीज सर्विस इशू, एक उस समय एक्ट आया, एक्ट का नाम था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, 1856 में आया था, रिवोल्ट के एक साल पहले। इसमें क्या था कि जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, इनको फोर्स किया जाता था कि आप जाइए ओवरसीज, आप जो है समुद्र के जाइए, अलग समुद्र पार करिए और आप जो है वहाँ पर जाकर काम करिए। इससे भारतीयों का सेंटीमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि हिंदूज़ में जो है ये मान्यता है कि अगर हम लोग समुद्र को पार करेंगे तो इससे वो लोग अपना धर्म खो देंगे, जाति खो देंगे, ऐसी कुछ अपनी मान्यताएं थी। लेकिन ब्रिटिश फिर भी उनको फोर्स कर रहे थे बाय द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसको ध्यान रखिएगा ये वाले एक्ट को। इमीडिएट कॉज क्या था ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ें पीछे हो तो रही हैं, लेकिन वो क्या कारण था जो इमीडिएटली जो है भारतीयों को नाराज़ कर दिया था, तो वो था द ग्रीस्ट कार्टिजेज इंसिडेंट, या फिर बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। इसमें जो गोलियां लगती थी उन पे ग्रीस लगी हुई होती थी, और ऐसा बोला गया कि इस पे जो ग्रीसिंग की गई है, इस पे जो ऑयल लगा हुआ है, वो गाय और सूअर के चमड़े से निकाल कर तेल लगाया गया, उनके फैट से बना हुआ है ये। तो इससे हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इन चीज़ों को, इन बंदूकों को, इन गोलियों को नहीं यूज करेंगे। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेलियस फैल गया, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह फैल गया, और ये था जो है इमीडिएट कारण। पीछे की चीज़ें चल रही हैं, इकोनॉमिक कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज, पॉलिटिकल कॉज, लेकिन इमीडिएट कॉज था आपका ये इंसिडेंट। अब इवेंट कुछ देख लेते हैं। तो ये सब मार्च 1857 में चालू हुआ था, जब मंगल पांडे जो सिपाही थे बैरकपुर में, उन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक किया था, और उसके फलस्वरूप, उसके जो है दंड के रूप में इनको जो है फांसी पर लटका दिया गया था, मंगल पांडे जी को। फिर जो दूसरी चीज़ें थी, मई 10 को हुई 1857 में, जब म्यूटनी जो है पूरी तरीके से जो है चालू हो गई थी मेरठ में, और उसमें जो सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है मार डाला था और दिल्ली तरफ चले गए। तो दिल्ली जाकर जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया था क्या, अपना एम्परर ऑफ इंडिया। और फिर रिवॉल्ट फैलता चला गया आग की, जैसे पहले कानपुर पहुंचा, कानपुर में नाना साहब इसको लीड कर रहे थे, लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से बेगम हजरत महल इसको लीड कर रही थी इस रिवॉल्ट को, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी, बरेली, आरा, ग्वालियर, हर जगह ये फैल गए धीरे धीरे। अब कुछ की बैटल देखते हैं, जैसे कानपुर में था तो इस रिवॉल्ट को नाना साहब जो है लीड कर रहे थे, ठीक है। झांसी था तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है इसको लीड कर रही थी। दिल्ली तो दिल्ली जो है उस वहाँ से लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकेंड दैट मीन्स। लेकिन दोबारा से जो है रिवॉल्ट ख़त्म कर दिया गया 1858 में, अगले ही साल। और उसके अलावा बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया जो है रंगून।
अब रिवॉल्ट के क्या रिजल्ट्स क्या निकले ये पूछ सकता है। तो पहला रिजल्ट था कि एंड ऑफ मुगल रूल एंड ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल। तो पहला चीज़ क्या हुआ कि जो मुगल रूल था पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो गया। अब भारत में कौन रूल करने लगा? ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये चीज़ चालू हुई एक एक्ट के द्वारा, और वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और एंड ऑफ मुगल एम्पायर, और यहीं से मुगल एम्पायर ख़त्म होता है। बाबर से लेके यहाँ तक अभी सब ख़त्म। बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया रंगून सज़ा के तौर पे। कंपनी का रूल ख़त्म हो गया, मैंने बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब डिज़ोल्व कर दिया गया, और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधा भारत में जो है अपना राज करेगी। भारतीय मामलों को देखने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और पहले अधिकारी नियुक्त हुए एडवर्ड स्टैनली। आर्मी में क्या किया गया? अब जो ब्रिटिश सोल्जर था और जो भारतीय सोल्जर्स थे उनके प्रोपोर्शन में कुछ इंक्रीमेंट लाया गया, यानी कि अब भारतीय सोल्जर्स के मुकाबले ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादा आर्मी में रखे जाएंगे। उसके अलावा जो है जो इंडियन सिपाही थे, अब कुछ लॉयल कम्युनिटी, कुछ वफादार कम्युनिटीज़ के ही लोगों को चुना जाएगा, जैसे सिख और गोरखा लोग। और उसके अलावा जो की मिलिट्री पोजीशन, यानी जहाँ बंदूकें रखी जाती हैं, जहाँ गोला बारूद रखा जाता है, अब वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश का कंट्रोल होगा। फोर्थ है चेंजेस इन पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडियन प्रिंसेस। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड रोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो ख़त्म कर दिया गया, और जो इंडियन प्रिंस थे उन्होंने जो है उनको ये बोला गया कि अब जो है आपका किंगडम जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स नहीं किया जाएगा, उनको छीना नहीं जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वीन प्रोक्लेमेशन में आया था कि अभी तक जो जितनी ज़मीन को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया है वो ब्रिटिशर्स के ही पास रहेगी, और उसके अलावा जो ज़मीन पे अभी भी किंग्स रूल कर रहे हैं वो प्रिंसली स्टेट्स कहे जाएंगे। दूसरा क्वींस प्रोक्लेमेशन में ये चीज़ थी कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदू के या इंडियंस के रिचुअल्स वगैरह में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये है 1858 के आसपास का भारत है। ये जो ब्लू कलर में है वो प्रिंसली स्टेट्स, यानी ये वो जगह हैं जहाँ पर ब्रिटिश कैप्चर नहीं कर पाए थे, और जो येलो है वो ब्रिटिश इंडिया, यानी जितने वो लोग कैप्चर कर ले गए थे। और लगभग लगभग ऐसा ही मैप फिर 1947 तक था। जो ब्लू है वहाँ पर राजा राज करते थे। अब देखते हैं पांचवा क्या था, रेशियल डिवाइड एंड रिप्रेशन। तो ब्रिटिश बिकेम मोर डिस्ट्रक्टफुल, यानी कि अब जो भारतीयों के साथ जो बर्बरता थी या जो प्रॉब्लम थी वो कुछ ज़्यादा ही फैल गई थी इसके साथ साथ। और उसके अलावा राइज ऑफ नेशनलिज्म, और इसी जगह से जो है इस रिवॉल्ट अनसक्सेसफुल तो रहा, लेकिन इसी जगह से जो है एक सेंस ऑफ यूनिटी फैली जो है भारतीयों के बीच में, और इससे जो है आने वाले समय में नए नए लोग उठ खड़े हुए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। और यहीं से शुरू होता है नेशनलिज्म, आपका सेकेंड चैप्टर। तो पहले देखते हैं कि नेशनलिज्म जो है फैला क्यों। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस ही होता है नेशनलिज्म। जब आप एक कॉमन बाउंड्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन चीज़ें शेयर करते हो तो वो नेशनलिज्म होता है। तो उसके पीछे पहला कारण था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय के ऊपर जो है ब्रिटिश पूरा सिस्टमेटिकली हमारा जो खजाना था, हमारा जो पैसा था, वो लोग अपना इंग्लैंड लेके जा रहे थे, जिससे हमारे देश में जो है पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज़्यादा फैल रही थी। इसमें पहला चीज़ आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दादा भाई नेहरू, इन्होंने जो है थ्योरी दी, ड्रेन थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो भारत का जो वेल्थ है, जो पैसा है, इसको जो है ब्रिटेन भेजा जा रहा है। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। अब जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उससे क्या हुआ कि जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी बंद हो गई, मैंने ऊपर बताया। अब ब्रिटेन से चीप मशीन मेड गुड़, यानी ऐसे सामान आने लगे जो मशीन से बनाए जाते थे और वो काफ़ी सस्ते होते थे। तो इससे जो भारतीय लोकल बिजनेस थे, जिनके सामान थोड़ा महंगे होते थे क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते थे, वो सब बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, और कारीगर भी बर्बाद हो गए। लैंड रेवेन्यू एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे कई सारे जो है लैंड रेवेन्यू स्कीम्स लाई गई, जिससे भारतीय किसानों पे बहुत सारे बर्डन्स हुए, और जिससे हाई टैक्सेस की वजह से किसानों ने जो है खेती करना ही छोड़ दिया, या फिर जो करते थे वो लोग सिर्फ कैश क्रॉप उगाते थे। काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी किसानों को। दूसरा कारण था रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, काफ़ी ज़्यादा हार्श, काफ़ी ज़्यादा कठिन थी। इससे जो है इंडियंस को बहुत ज़्यादा दबाया गया। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो इंडियंस थे उनको अपने ही देश में एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन
जो है बोला जाता था, जिससे भारतीयों को काफ़ी बुरा लगा। दूसरा कारण था एक एवर्ड बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 में। इसमें हुआ क्या था कि इसमें बोला कि जो इंडियन जजेज हैं वो सज़ा सुना सकते हैं यूरोपियंस को, यानी यूरोपियंस जो गुनहगार हैं उनको इंडियन जज सज़ा सुना सकते हैं। लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया, और जब इसको बदला गया तो भारतीयों को लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या इंडियन जज इतने छोटे होते हैं कि एक इंडियन जज यानी जज होने के बावजूद भी आप यूरोपियन जो कि एक कल्प्रिट है, जो कि एक गुनहगार है, उनको सज़ा भी नहीं सुना सकते हैं, यानी भारतीय के इतने छोटे हैं। तो इस भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। और उसके अलावा कुछ एर्बिट्रेरी लॉज थे, कुछ ऐसे कानून थे जो बहुत ख़राब थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में आया था। इसमें क्या बोला गया कि इंडियन प्रेस जो इंडियन मीडिया है वो कोई भी खबर छापेगी तो सरकार के खिलाफ नहीं छापेगी, पहले उनको सरकार को दिखाना पड़ेगा। दूसरा था आर्म्स एक्ट, ये भी 1878 में ही आया था। इसमें क्या किया गया कि इंडियंस जो है हथियार नहीं रख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी भी जो है लाइसेंस के, जबकि उसी जगह यूरोपियंस जो है हथियार रख सकते थे बिना किसी लाइसेंस से। इससे भी जो है भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। और तीसरा था पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, और जो इंडियंस थे उनको अलाउ नहीं था कि वो जो है कोई हाई रैंक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ले ले, यानी कि वो छोटी मोटी पोजीशन पर उनको काम करना पड़ेगा, बड़े अधिकारी नहीं बन सकते। अब कुछ इसके पीछे कारण थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने भारत के कॉन्शियसनेस को जो है जगाया, जिससे भारत के जो सोशल इविल्स थे उनको ख़त्म किया। इससे जो है देश में इक्वलिटी है, जब इक्वलिटी आती है तभी देश में नेशनलिज्म आता है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ था राजा राम मोहन रॉय जी का। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने जो है बनाया था ब्रह्मो समाज। कब बनाया था? 1828, इसको याद रखिएगा। काहे लिए? टू प्रमोट मोनोथेइज्म, यानी सिंगल गॉड, यानी आप एक भगवान में मानिए, और कुछ सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए इन्होंने कैंपेन किया था सती प्रथा के खिलाफ। सती प्रथा आपको मालूम होगा, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। इन्होंने एडवोकेट किया कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन लेना चाहिए, इससे हमारा जो है साइंटिफिक थिंकिंग स्ट्रांग होगा। और उससे जो है इन्होंने जो है काफ़ी काम किया महिलाओं के हितों के लिए, उनकी राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए। दूसरा नाम आता है ज्योतिबा फूले, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्मर थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इन्होंने काम किया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन। जो छोटी जाति के लोग होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनके उत्थान के लिए ज्योतिबा फूले ने काम किया। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है शुरू किया सत्यशोधक समाज 1873 में। काहे लिए? टू प्रमोट इक्वेलिटी एंड एजुकेशन। किन के लिए? एमंग द लोअर कास्ट। इन्होंने अपोज किया ब्राह्मणिशियल डोमिनेंस। इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी में ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है, आपको मालूम है ना वर्ण व्यवस्था चलती है, ब्राह्मण वगैरह, शूद्र क्षत्रिय, वैसे इन्होंने कहा ब्राह्मण्स का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इन्होंने जो है पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला भारत में 1848 में। कहाँ पर? पुणे में, महाराष्ट्र। अब रोल ऑफ प्रेस देखते हैं, यानी कि प्रेस की क्या रोल था नेशनलिज्म को फैलाने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन प्रेस प्लेड अ मेजर रोल फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडिया। जो आइडियाज़ नेशनलिस्ट थे उसको दूर दूर तक फैलाया किसने? प्रेस ने, मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने। इसने एक्सपोज किया ब्रिटिश इनजस्टिस को। इसने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश जो है भारतीयों के साथ अत्याचार करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, जर्नल्स हो गया, इसी ने जो है लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस भरी कि क्या होता है, राइट्स क्या होता है, वोट क्या होता है, अधिकार वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने लोगों को बताया, प्रेस ने। और उसके अलावा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने जो है बुराई की जो भी ब्रिटिश के पॉलिसीज थे, जो भी ब्रिटिश के नियम कानून थे। अब कुछ न्यूज़पेपर देखते हैं, जैसे बंगाली के एडिटर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। केसरी और भारत इसके थे बाल गंगाधर तिलक। हिंदू के थे जी सुब्रमण्य अय्यर। अमृत बाजार पत्रिका के थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको मालूम होगा 1878 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने जो है रोक लगाया था किस पे? भारतीय प्रेस पर, कि आप कुछ भी मेरे खिलाफ उल्टा सीधा नहीं छाप सकते हो। इससे भी जो है कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट था वो उभर कर आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ जितना तेज आप दबाओगे वो चीज़ उतना ही तेज़ी से ऊपर उठ कर आएगी। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस मीन्स INC। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था 1885 में एज
पैन इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे भारत को कवर करे। चलिए अब इसमें देखते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा नहीं था कि आईएनसी ही कुछ ऐसा था जो 1885 में बना, नहीं, इसके पहले भी जो है कुछ चीज़ें बन चुकी थी। जैसे कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये पहले ही बन चुका था। कब? 1876 में। इसको किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कहाँ पर बनाया था? कलकत्ता में। ठीक है, इसका एम क्या था? वही पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, नेशनल यूनिटी की तरफ बढ़ावा देना लोगों को, और अपोज करना रिप्रेसिव दमनकारी पॉलिसीज़ किसकी? ब्रिटिश की। ठीक है, और उनका ये भी मानना था कि जो आईसीएस एग्ज़ाम होते हैं उस समय, जो आज यूपीएससी कहलाता है, इस एग्ज़ाम में जो लोअर लिमिट है उसको जो है कम किया जाए। और इसको बाद में जो है मर्ज कर दिया 1886 में इसके था आईएनसी के साथ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 में बनी थी, इसके 10 साल पहले इसको किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। कहाँ बनाया था इसको? लंदन में बनाया था। इसका क्या काम था कि लंदन में जो है इंडियंस ग्रीवेंसेस को, इंडियन प्रॉब्लम को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताई जाए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। अब पहली जो बड़ी पार्टी बनी वो थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी? 1885 में बनी। आईएनसी वाज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एओ ह्यूम। इन्होंने फाउंड किया था क्या? आईएनसी को। ठीक है, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। कब बनी ये? दिसंबर 28, 1885 में। इसके पहले एक और आईएनसी बन चुका था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी उसको भी बनाया था, और वो बना था 1883 में। और 1886 में जो है यही आईएनसी इस वाले आईएनसी से मर्ज हो गया जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, इनिशियली इट वाज सपोर्टेड बाय मॉडरेट लीडर्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स। और शुरुआत में आईएनसी को जो है लीडर्स के साथ साथ ब्रिटिश ने भी सपोर्ट किया कि हाँ बढ़िया ठीक है पार्टी बनाओ। और हमें बिलीव करते थे कि ये जो पार्टी है काम करेगी जो है सेफ्टी वॉल्व फॉर स्पेसिंग इंडियन ग्रीवेंसेस पीसफुली। देखो इनको लगा कि जो है इंडियंस को कहीं ये ना लगे कि ब्रिटिश हमारी कुछ सुनते नहीं हैं, तो ऐसे में एज ए सेफ्टी वाल्व के लिए उन्होंने क्या बना दिया कि आईएनसी बना दी। तो इससे इंडियंस को लगे कि अरे यार हमारे प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए आईएनसी बना हुआ है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम आईएनसी में डिस्कस करेंगे, फिर आईएनसी के लीडर्स वो प्रॉब्लम ब्रिटिश से डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों ने सोच के बनाया था। धीरे धीरे आईएनसी ने एम किया कि वो पढ़े लिखे भारतीयों को एक करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन देंगे, यानी कि पर्चा देंगे कि आप जो है भारत पे रिफॉर्म लेके आओ, सुधार लेके आओ। अब आईएनसी का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो जो शुरुआती जो इनका मेथड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, यानी कि जो है ये लोग संविधान के साथ चल रहे थे कि यानी ये लोग ज़्यादा किसी चीज़ में नुकसान नहीं करना चाहते थे, मारपीट कुछ नहीं, एकदम संवैधानिक तरीके से लोग चलना चाह रहे थे। तो इनका पहला जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो था पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि चाहते थे कि जो भारत भर के जो लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, वो जो है एक हो जाए। इनका दूसरा था लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इनका ये था कि भारतीयों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, कहाँ पर? गवर्नमेंट में और सिविल सर्विसेज में, यहाँ पर ज़्यादा इंडियंस रहें क्योंकि ये इंडिया है। इनका तीसरा था इकोनॉमिक पॉलिसी। इन्होंने एड्रेस किया कुछ प्रॉब्लम को, जैसे कि आप हाई टैक्सेस लेते हो, उसके अलावा आपकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ठीक नहीं है। तीसरा, आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हो। चौथा इन्होंने कहा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इन्होंने ही जो है एडवोकेट, इन्होंने ही जो है इस चीज़ की बात उठाई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, यानी लोगों को जो बोलना चाहे उसका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकें लोग। प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इन्होंने जो है इंक्रेज किया सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो है लोग अपने आप पे भरोसा करें, अपनी खुद की देसी इंडस्ट्रीज़ बनाएं जिससे लोगों को जो है काम मिल सके। अब देखिए जब 1885 में एनसी बना तो उसके बाद से जो है हर एक साल पे जो है मीटिंग होती थी। ऑलमोस्ट वही दिसंबर के महीने मीटिंग होती थी। ठीक है, तो हर एक मीटिंग को सेशन बोलते थे। तो जो पहला सेशन था वो 1885 में हुआ, जाहिर सी बात है क्योंकि 1885 में बना ही। कहाँ हुआ मीटिंग? बॉम्बे में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। पहली मीटिंग में पूरे भारत से सिर्फ 72 लोगों ने जो है ज्वाइन किया था, और वहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ जैसे सिविल राइट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में।
और जो दूसरा सेशन था वो अगले साल 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। की पॉइंट, अब मुझे ईयर बताइएगा कमेंट में, किन किन ईयर। की पॉइंट समझिए इसके। इन्होंने एडवोकेट किया था इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विस ज़्यादा भारतीय होने चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। और इन्हीं के समय जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बेसिकली आईएनसी जो है पूरी तरीके से जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि चला 1905 से 1916 तक। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई थी वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हुआ था 1905 में। तो इसका कारण क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल का? अब ये जो कारण है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था। उन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग पार्टीशन को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल का साइज़ बहुत बड़ा है, जैसे आप देख सकते हो इस मैप में। इन्होंने कहा कि अगर हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो इससे बंगाल पे रूल करने में आसानी होगी, क्योंकि जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अभी आवश्यकता है। और उस समय का बंगाल आज के बंगाल जैसा नहीं था। उस समय का बंगाल आज के समय का बिहार, उड़ीसा और असम जोड़ लीजिए तो पूरा जो है एक बिहार, एक बंगाल बनता था। और बंगाल सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, आज का बांग्लादेश भी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया 19 जुलाई 1905 को। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। और ये उस समय के भारत के वाइसरॉय थे। और इम्प्लीमेंट कब किया गया इसको? 16 अक्टूबर 1905 में, यानी 1905 में ही जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे? असली मकसद, असली कारण क्या था? असली कारण ये था कि भारत का नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी तेज चल रहा था। भारत में एकता बढ़ रही थी, लोग जो है सही तरीके से आगे बढ़ रहे थे। और ब्रिटिश को लगता था कि अगर लोग एक हुए तो ये उनकी रूल के खिलाफ होगा। तो इसलिए उन्होंने भारतीय नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करने के लिए, स्लो करने के लिए, उन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए बंगाल का डिवाइड किया। उन्होंने बंगाल को इस तरीके से डिवाइड किया कि वेस्ट जो बंगाल बना वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में आ गए और मुस्लिम माइनॉरिटी में आ गए। जो ईस्ट बंगाल बना, जो इधर का जो बंगाल बना, इस बंगाल में और असम में मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए और हिंदू जो है माइनॉरिटी में आ गए। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, नेशनलिस्ट लोगों ने इसको देखा कि डिवाइड और रूल की पॉलिसी, यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी है, और इससे वो लोग जो है उनके नेशनल मूवमेंट को वीक करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने जो है चीज़ स्टार्ट की, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट। कब? 1905 में। ध्यान रखना, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट। बायकॉट क्या होता है? बायकॉट ब्रिटिश रूल का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश सामान है उनको नहीं यूज करेंगे, और हम लोग क्या यूज़ करेंगे? भारतीय इंडस्ट्रीज द्वारा चीज़ें बनाई हुई, हम लोग स्वदेशी चीज़ें यूज करेंगे, हम लोग खुद से बनाई हुई चीज़ यूज करेंगे। वही होता है स्वदेशी मूवमेंट। याद रखना, बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट दोनों याद रखना। जैसे कि खादी हो गया या फिर लोकल गुड्स हो गया, जो हमारे आसपास दुकानों पे मिलता है लोकली बनाया हुआ। और क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा अपोज कर रहे थे, ये लोग अपना नेशनलिस्ट एजुकेशन चालू किए, काफ़ी सारे स्कूल खोले गए उसी समय जो है। कुछ उसी समय अपने खुद की भारतीय इंडस्ट्रीज़ खोली गई। और इतना ज़्यादा जब इसका विरोध हुआ तो 1911 में जो है दोबारा बंगाल का पार्टीशन हुआ, और इस बार जो है लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ। जब दोबारा 1911 बंगाल पार्टीशन हुआ तो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ। अब 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। इसमें हुआ गया था कि कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। जो पहला हिस्सा था वो मॉडरेट्स का था, इसको लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और जो दूसरा हिस्सा था वो रेडिकल्स का था, एक्सट्रीमिस्ट का, गर्मवादी लोगों का जैसे। और इसको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन्हें बोलते हैं लाल बाल पाल। और कारण क्या था स्प्लिट का? जो मॉडरेट्स थे, जो नर्मवादी थे, वो चाहते थे कि जो सुधार है, जो भारत में जो सुधार है वो धीरे धीरे आए, ग्रेजुअल रिफॉर्म हो, धीरे धीरे आए, और उसको हम लोग करें पेटिशन की मदद से, चिट्ठी वगैरह लिख के, अर्जियाँ लिख के। लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्मवादी थे, वो चाहते थे नहीं, सुधार आएगा डायरेक्ट एक्शन से, मास मूवमेंट्स, ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होंगे, सीधा एक्शन लेंगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो अपने आप सुधारा जाएगा। और इसी वजह से जो है दोनों लोगों के विचारधारा के कारण पार्टी आईएनसी 2 हिस्सों में बट गई। कब? 1907 में। ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ द रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट। इनके मेथड क्या थे? रेडिकल्स थे, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका एम क्या था? तो इनका एम था पहला नंबर तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स स्वराज। इनको स्मॉल रिफॉर्म नहीं चाहिए, इनको स्वराज चाहिए।
दूसरा था मास पार्टिसिपेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लें। और जो इंड ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, जो हमारा पैसे के रूप में वो लोग हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। और इनका मेथड क्या था इस सब चीज़ों को पाने का? तो पहला मेथड था स्वदेशी मूवमेंट। इसमें ये लोग क्या करते थे, ये लोग भारतीय इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे। दूसरा बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ये लोग बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ये लोग जो है ब्रिटिश गुड्स को जो है बायकॉट करते थे कि हम लोग आपके सामान को यूज नहीं करेंगे। पैसिव रेसिस्टेंस, दैट मीन्स ये लोग जो है यूज करते प्रोटेस्ट, ये लोग प्रोटेस्ट पे जाते, ये लोग धरना देते, ये लोग नॉन कॉपरेशन की बातें करते। और ये लोग कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बना के रखे हुए थे। इन लोग जो है आर्म स्ट्रगल भी कर रहे थे कुछ कुछ केसेस में, यानी कि ये लोग हथियार उठाने तक के लिए भी रेडी थे। इनका मानना था कि जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, जो आज़ादी है, वो ऐसे चिट्ठियाँ लिखकर नहीं मिलने वाली, ये इनके तरीके थे। अब ऐसी आपको इमेज देखकर क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका कंट्रीब्यूशन कौन है, समझ लीजिए। ये है आपके बाल, पाल और लाल। तो बाल से हुआ पहले बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने जो है एक स्लोगन काफ़ी पॉपुलर किया था, उसका नाम था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दैट मीन्स कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको ब्रिटिशर्स से लेकर रहूँगा। बिपिन चंद्र पाल हैं, इन्होंने प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट को अपने स्पीचेज, यानी अपने जो है भाषणों के द्वारा और अपने लिखित बयानों के द्वारा। इन्होंने एम्फसाइज़ किया था, इन्होंने जोर दिया था किस पे, नेशनल एजुकेशन पे, ताकि हम लोग जो है, ताकि भारतीय जो है सेल्फ रिलायंस हो सके, यानी कि वो लोग आत्मनिर्भर बन सकें। और तीसरे थे लाला जी, इन्होंने जो है फाउंड किया था, इन्होंने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, काहे लिए, टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था साइमन कमीशन जब भारत में आया था, हम लोग इस पे आगे बात करेंगे, 1928 में। और उसी समय जो है लाठी चार्ज के दौरान इनको इंजरी हुई और फिर आगे चलकर इनकी मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ें, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, जो कि हुआ था 1906 में। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग कब बना था? मुस्लिम लीग बना था 1906 में। तो फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग क्यों बना? तो पहला था ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्योंकि इन्होंने अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया, इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया और इससे जो है कम्युनल टेंशन्स बढ़े और वहीं से जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट कमज़ोर हो गया। वहीं से जो है मुसलमानों को लगा कि आईएनसी तो शायद हिंदुओं की पार्टी है, हम लोग को अपनी भी पार्टी बनानी चाहिए, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। दूसरा कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। मैंने भी ऊपर बताया कि ब्रिटिश तो चाहते थे कि जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हो और उससे जो है मुस्लिम्स को जो है ये दिखाया जाए कि आप कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में हो जाओगे और लोग आपके ऊपर राज करेंगे, हिंदू लोग। हिंदू डोमिनेंस इन आईएनसी, मुस्लिम्स, मैंने ऊपर बताया ना, मुस्लिम्स को लगा कि जो है कांग्रेस में ज़्यादा हिंदू हैं और आगे चल के जो है जब देश आज़ाद होगा तो ये लोग देश पर रूल करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा। चौथा था इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान। जो सर सैयद अहमद खान थे उस समय, इन्होंने जो है लॉयल्टी, इन्होंने मुस्लिम को बोला था कि आपको लॉयल रहना है, आपको वफादार रहना है किसके प्रति, ब्रिटिश के प्रति। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका एम क्या था? तो इनका एम था प्रोटेस्ट मुस्लिम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट्स, यानी कि मुस्लिम्स के पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट, यानी राजनैतिक और धार्मिक राइट्स के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा था प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, इनका तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिश के प्रति लॉयल हो जाए, वफादार रहें। डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, और इनका ये भी मांगना था कि हमको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है समझ लीजिए ऐसे हल्का सा। इसमें क्या होगा कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो एक नॉर्मल क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी लोग चाहें अपना पर्चा भर सकते हैं और सभी लोग वोट देंगे और कोई एक आदमी जो है जीत जाएगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी तो होगी लेकिन सिर्फ मुस्लिम ही पर्चा दाखिल कर पाएंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर पाएंगे और इसलिए सिर्फ एक मुस्लिम ही विजेता बनेगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या मुस्लिम्स को ये मिला था? हाँ, ये मिला था। कब मिला था? 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसको एक और नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। लखनऊ पैक्ट क्या होता है? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। ये पहला मेजर हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ था नेशनल मूवमेंट में, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि भी 1906 में फॉर्म हुई थी, उसने जो है आपस में हाथ मिला लिया था, काहे लिए? फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। ओके। और उससे जो है जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था उसको जो है स्ट्रेंथन, यानी इसको मजबूती मिली। तो 1906 कब हुआ था, सॉरी, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था।
और उस समय कौन था इसका प्रेसिडेंट? उस समय इसके प्रेसिडेंट थे अंबिकाचरण मजूमदार। मार्च फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, नेक्स्ट चैप्टर। अब ये फेज ऐसा है जब महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, और जब उनकी एंट्री होती है तो वो सबसे पहला जो मास मूवमेंट करते हैं वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि शुरू हुआ था 1920 में और सस्पेंड हुआ था, ख़त्म हुआ था 1922 में। तो समझते हैं कि इसके कारण क्या थे। तो इसके पहला कारण था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ वो था खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर पे काफ़ी ज़्यादा कठिन टर्म्स रखे, नियम कानून रखे, जिससे जो है खलीफा कमज़ोर हुए, उनको कैप्चर कर लिया गया। तो ऐसे में जो मुस्लिम्स थे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा लगा। दूसरा था जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उन्होंने इसके लिए मूवमेंट लॉन्च किया और उस मूवमेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट। और इसको लीड कौन किया, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को। खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे अली ब्रदर्स, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, और ये डिमांड कर रहे थे खलीफ का जो है प्रोटेक्शन हो। गांधी ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, ताकि इससे क्या हो कि मुस्लिम्स को लगे कि हिंदू उनके जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी और जो कि मदद करेगी जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। तो पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कारण था खिलाफत मूवमेंट। दूसरा था रॉलेट एक्ट, कब आया था? 1919 में आया था। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके पास पावर आ गई कि वो किसी को भी जो है अरेस्ट करके जेल में भेज सकती थी, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जो है मुकदमे के। और जाहिर सी बात है ब्रिटिश इसको पकड़ेगी, जो क्रांतिकारी हैं, जो देशभक्त हैं। और इससे जो है भारतीय प्रोटेस्ट किए और उनके सिविल राइट्स को एकदम से वायलेट कर दिया गया। तीसरा इसका कारण तो सबसे बड़ा था जलियांवाला बाग मास्कर। ये कब हुआ था? उसी सेम साल हुआ था, अप्रैल 13, 1919। इसमें क्या था, जो जनरल डायर था उसने जो है ऑर्डर कर दिया था, जो अमृतसर में कुछ लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक बाग था जलियांवाला, वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने ऊपर से जनरल डायर ऊपर ओपन फायरिंग करवा दी, जिससे हज़ारों लोगों की जो है जानें चली गई। इससे पूरा पूरा नेशन जो है सदमे में चला गया था, शॉक हो गया था। और इसी वजह से जो है महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगले ही साल 1920 में जो है लॉन्च कर दिया था। इसमें क्या चीज़ें थी? इसमें था बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इसमें करना क्या था लोगों को, इसमें करना पहला था कि बायकॉट करना था। जो ब्रिटिश गुड्स थे, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए सामान थे, उनको बायकॉट कर देना था, उनके स्कूल्स को बायकॉट करना था, उनके कॉलेज नहीं जाना था, उनके कोर्ट्स नहीं जाना था। जो लोग सरकारी नौकरी पे थे उनको रिजाइन कर देना था। स्वदेशी चीज़ों को अपनाना था, जो खुद से बनाई हुई चीज़, जो देश की बनाई चीज़ें, देसी चीज़ें हैं, और टैक्स नहीं देना था। चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आयन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देना पड़ा था। किस लिए? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। कब? 2 साल बाद 1922 में। हुआ क्या था कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा, जो कि यूपी में है, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट में हुआ क्या कि पुलिस वालों ने उस प्रोटेस्ट के खिलाफ गोली चला दी, जिससे उस प्रोटेस्ट में जो लोग थे वो गुस्से में आ गए और लोग पुलिस थाने में ही आग लगा दी, जिससे जो है 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को लगा कि जो है हमको आज़ादी वायलेंस करके लेनी नहीं है, तो उन्होंने जो है तुरंत जो है अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का? तो पहला तो यही हुआ कि जो ब्रिटिश रूल था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि जो इंडियंस थे वो अब रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम भैया आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। जो कांग्रेस था उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो है मजबूत हुई, और यहाँ से जो है लेड टू द राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट हु बिलीव इन डायरेक्ट एक्शन। यहीं से जो है रेडिकल नेशनलिस्ट और मजबूत हुए, जिनका ये मानना था कि आज़ादी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्शन से मिल सकती है। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट था महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में शुरू हुआ था, 10 साल बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। कारण क्या था? साइमन कमीशन, जो कि 1926 में बना था। इसमें क्या था कि साइमन कमीशन एक 7 लोगों का एक ग्रुप भारत आ रहा था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। भारत के जो संविधान में उसको सुधार करना था, उसके लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई गई 1927 में, और उस पूरे टीम को बोला जाता साइमन कमीशन। वो भारत आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन 7 लोगों में कोई भी एक भारतीय मेंबर नहीं था। डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स। अब जिससे जो है इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा
नाराज़ हो गए, उन्होंने जो है नारे लगाए साइमन गो बैक के, कि आप वापस चले जाओ। अब लाला जी भी इसमें थे, वो भी जो है नारा लगा रहे थे कि साइमन वापस चले जाओ, इसमें भारतीयों के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जो 7 लोग जो भी आप रिकमेंड करोगे अपने लिए करोगे, ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए करोगे, जब कोई भारतीय है ही नहीं। और उसी में लाठी चार्ज हुआ और लाला जी की जो है डेथ हो गई थी। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन। अब मैंने बताया एनसी का सेशन हर साल होता था, तो ऐसे ही 1929 में ये सेशन जो है लाहौर में हुआ। और लाहौर में जो प्रेसिडेंट थे वो थे नेहरू जी, याद रखिएगा। इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हम लोग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, दैट मीन्स हम लोग पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। और एक गोल डिक्लेयर किया गया दिसंबर 31, 1929 को। और उसके बाद अगले महीने जनवरी 26 को 1930 में पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, और यही बाद में चल के इसी दिन को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। दांडी मार्च। गांधी जी ने जो है एक मार्च चालू किया जो कि करीब 220 माइल्स का था, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक के लिए। और वहाँ पर जाके उन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ दिया, और यही पॉइंट था बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। कहाँ? दांडी मार्च से, साबरमती आश्रम से दांडी, और दांडी एक गांव है, वहाँ पे जाके समुद्र किनारे गांधी जी ने जो है नमक बनाया समुद्र के पानी से, और वहीं से जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वहीं से जो है चालू हो गया। इस मूवमेंट के प्रोग्राम क्या थे? CDM यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या थे? तो रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, देखो नाम से ही क्लियर है कि सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग जो है प्रेम पूर्वक आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, तो हम लोग आपको जो है कोई टैक्स नहीं देंगे, यानी ब्रिटिश को कोई टैक्स नहीं देंगे। हम लोग आपके सामान को जो है और आपके जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, स्कूल वगैरह को हम लोग आपको नकारते हैं, हम लोग कुछ नहीं जाएंगे। हम लोग आपके जो लिक्वर शॉप्स को, हम लोग आपकी शराब की दुकानों को जो है बंद करवा देंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का? तो पहला ये हुआ कि मास अरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया। इवन गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सबको जो है जेल में डाल दिया गया। दूसरा ये था कि इस मूवमेंट में जो है महिलाएं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं इसका हिस्सा बनी, और मोस्टली लीड किए जा रहे थे इस ग्रुप को सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। इसलिए ब्रिटिश जो है फोर्स हुए कि आप जो है नेगोशिएशन करिए किससे? गांधी जी से। अब 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें INC की तरफ से कोई गया ही नहीं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर जोर पड़ा कि जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें कोई बड़ी पार्टी का लीडर ही नहीं आ रहा है। तो अब इसीलिए 1931 में अगली साल गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी और इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने एग्री किया कि अब जो है वो CDM को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए ब्रिटिश को क्या करना पड़ेगा? उस समय के जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी ऐसे लोगों उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है जो पॉलिटिकली रूप से यानी जो राजनीतिक रूप से गुनहगार थे, उनको छोड़ दीजिए। जो मर्डर के चार्ज में अंडर है उनको नहीं, जो पॉलिटिकली रूप से जो अंदर है, जो सिर्फ नारे लगा रहे थे या आपके खिलाफ चाह रहे थे, इसलिए आपने उनको जेल में डाल दिया, आप उनको पहला नंबर छोड़ दीजिए। दूसरा, आप ये कर दीजिए कि राइट टू मेक सॉल्ट लॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कि लोगों को आप अधिकार दे दीजिए कि वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए खुद नमक बना सकें। और उसके अलावा जो है महात्मा गांधी जी इसलिए मान गए कि अब मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करूँगा। इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं कि ब्रिटिश इसलिए भी मान गए थे कि जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक शराब की दुकानों के सामने जो है नारा लगा सकते हैं शांतिपूर्वक कि आप जो है दुकान बंद कर दीजिए। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में। गांधी जी कांग्रेस को वहाँ पर रिप्रेजेंट किए, लेकिन पूरा का पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक फेलियर रहा, क्योंकि वहाँ पर जो है बात होने लगी थी कि भारत में कैसे माइनॉरिटीज़ की हालत एकदम ख़राब है। और इससे महात्मा गांधी जब वापस आए तो उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से चालू कर दिया। जब लंदन से वापस आए दोबारा उनको चालू कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में चालू हुआ था। इसको चालू होने के पीछे क्या था? तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वो फेल हो गया था। ये इसको भेजा गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, और इसमें भारतीयों को ऑफ़र किया गया था कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, यानी कि आप होंगे
आप अपने देश को तो रूल करेंगे, यानी जो लीडर्स होंगे वो इंडिया पे रूल करेंगे, लेकिन लीडर्स के ऊपर कौन रूल करेगा? ब्रिटिश। बट कांग्रेस जो था उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे जापानीज थ्रेट। वर्ल्ड वार का समय चल रहा था, जापान जो है आ रहा था भारत की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत में कौन बैठा हुआ था? ब्रिटिश। और ब्रिटिश किसका दुश्मन था? जापान का। तो जापान ब्रिटिश पे अटैक करता, मतलब ब्रिटिश थे कहाँ? इंडिया, तो इंडिया पर अटैक हो जाता। और भारतीय लीडर्स को लगा कि अगर हमको जापान के वार को रोकना है तो हमको इमीडिएटली ब्रिटिशर्स को देश से बाहर भगा देना पड़ेगा, तो इससे इंडिया बच जाएगा। तो इसलिए प्रेशर बना कि हमको इमीडिएटली क्या चाहिए? अब इंडिपेंडेंस चाहिए, नहीं तो जापान ब्रिटिश को तो ख़त्म करने आएगा लेकिन नुकसान इंडियंस का हो जाएगा इंडिया में। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लाया गया अगस्त 1942 में, जिसमें गांधी ने जो है एक फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। कहाँ से? बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस से। इंडियंस वर आस्क्ड नॉट वायलेंटली रेजिस्ट ब्रिटिश रूल। इंडियंस को बोला गया कि आप जो है बिना किसी प्रकार के हिंसा के ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो जाइए। अब ब्रिटिश भी कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया। और ब्रूटल सप्रेशन, कई सारे जो है प्रोटेस्टर जिनके पास हथियार भी नहीं थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर बम जो है गिराए गए, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस चालू हो गया था। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये सबसे पहली बात तो ये फाइनल फेज ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था। भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई का सबसे आखिरी फेज जो था यही था। उसके अलावा जो इसमें दिखा कि बहुत सारे लाखों लोग जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है रजिस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, जिससे जो है ब्रिटिश कंट्रोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से जो है अब यहाँ से रास्ता खुल गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। इंडियन इंडिपेंडेंस जो हमको मिला 1947 में। आगे देखते हैं फाइनल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये आखिरी समय है जो चल रहा है, अब भारतीयों को आज़ादी मिल जाएगी। तो इसमें था पहला फॉरवर्ड ब्लॉक। इसको बनाया था जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब बनाया था? 1939 में, जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कहाँ से? कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट से। क्यों? क्योंकि कुछ मतभेद चल रहे थे गांधी जी और इनके बीच में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी। कब बना था? 1939 में। ठीक है, इसका एम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक का एम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस और इस्टेब्लिश करना एक सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवाद समाज। इनका फोकस था मोबिलाइजिंग यूथों को जो है तैयार करना, किसानों के लिए जो है उनके हितों के बारे में बात करना, वर्कर्स के हितों के बारे में बात करना। इन्होंने एडवोकेट किया, इन्होंने जो है पक्ष लिया किसका? डायरेक्ट एक्शन का। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इन्होंने कहा निगोशिएशन नहीं होना चाहिए, सीधा एक्शन लेना चाहिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इंडियन नेशनल आर्मी INA, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस जी। तो INA का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इंडियन नेशनल आर्मी का ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को लिबरेट किया जाए, भारत को आज़ाद कराया जाए। किससे? ब्रिटिशर्स से। और किससे? आर्म स्ट्रगल से, आर्म स्ट्रगल की हेल्प से। फ्रॉम अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, और एक जो है आज़ाद भारत में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाए, यानी कि एक टेम्प्रेरी सरकार बनाई जाए। मोबिलाइज इंडियंस लिविंग अब्रॉड, जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको यूज करके जो है भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं, भारत में रह रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा जाए। स्पेशली वो लोग जो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में रह रहे हैं, जैसे जापान और सिंगापुर, वैसे देखे हुए। कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट 1943 में। कहाँ पर? सिंगापुर में। इन्होंने जो है INA बनाया था जापान के हेल्प से, और इन्होंने जो है सोल्जर्स को रिक्रूट किया था जो कि इंडियंस ही थे, लेकिन वो लड़े थे किसके? ब्रिटिश की तरफ से लोग लड़े थे जापान के खिलाफ। तो जापान वालों ने उन भारतीयों को कैद कर लिया था, वो लोग थे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार। तो जापान से इन्हीं कैदियों को सुभाष चंद्र बोस ने लेके INA क्रिएट किया था। इन्होंने लीड किया INA को 1944 से 45 तक। इन्होंने जो है मणिपुर, नागालैंड जैसी जगहों को जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। इन्होंने एक फेमस स्लोगन भी दिया था उस समय, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। और उसके अलावा जय हिंद। इनकी डेथ 1945 में हुआ था, और अभी तक ये डिबेट का एक मुद्दा है कि इनकी मृत्यु असल में हुई कैसी थी। कई लोग मानते हैं इनकी मौत के बाद भी जीवित थे, वो मौत एक सिर्फ दिखावा था।
इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कैबिनेट मिशन प्लान जो किया था 1946 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था भारत में, ये डिस्कस करने के लिए कैसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया जाए, यानी कैसे पावर को ब्रिटिश से इंडियंस में ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें प्रपोजल क्या थे कि इंडिया यूनाइटेड ही रहेगा बट एज अ फेडरेशन, यानी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर यहाँ के स्टेट्स में होगी और इंडिया के हाथ में जो यूनियन है इंडिया उसके हाथ में कम पावर होगी। मतलब अभी ऐसे मान लीजिए कि जो आज यूपी है, बिहार है, इनके पास ज़्यादा पावर होगी और जो मोदी गवर्नमेंट है उनके पास कम पावर होगी। उनके पास से पावर होगा फॉरेन का, कम्युनिकेशन का, और जो है एक और छोटी मोटी पावर, दैट मीन सॉरी छोटी मोटी पावर नहीं, डिफेंस की पावर, यानी फॉरेन अफेयर्स यानी किस देश के साथ कैसा रिश्ता रखना है, कम्युनिकेशन यानी रेलवे वगैरह, और डिफेंस, ये 3 पावर छोड़ के बाकी सारी पावर स्टेट्स के हाथ में होगी, इनका ऐसा मानना था। और इन्होंने पूरे देश को जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आप मैप में देख सकते हैं। ग्रुप ए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस यानी ऐसे राज्य जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में रहेंगे, ग्रुप बी ऐसी जगह जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, और ग्रुप सी ऐसा जैसे बंगाल और असम, आप मैप में देख सकते हैं। इनका मानना था कि कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए भारत ऐसे रहेगा ग्रुप ए बी सी में। और इसमें एक और पॉइंट था कि कोई भी पाकिस्तान निर्माण नहीं होगा। और चौथा इसमें था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, एक संविधान सभा बनेगी जो कि भारत के लिए संविधान बनाएगी। कॉन्फ्लिक्ट चला कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में और जो प्लान था वो फेल्ड हो गया, लेकिन प्लान से एक चीज़ ले लिया गया था और वो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि भारत का अपना एक संविधान सभा हो गया और वो लोग अपना संविधान बनाएंगे। पाकिस्तान ने इस मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को इसलिए नहीं माना क्योंकि इसमें कोई पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी, और आईएनसी वालों ने इस कैबिनेट मिशन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये लोग जो चाहते थे कि भारत यूनाइटेड रहे, ABC में ना बट के एक यूनाइटेड भारत बने, इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई थी। अगला प्लान है माउंटबेटन प्लान, अगले साल 1946 में। इसको प्रपोज किया गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के लास्ट वाइसरॉय थे, ब्रिटिश वाइसरॉय थे, उसके अलावा वाइसरॉय थे लेकिन इंडियन थे वो फिर वो। और इसमें ये इंश्योर किया गया कि पीसफुली बिना किसी जो है दिक्कत के ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दी जाए। इसमें क्लॉजेस क्या थे, इसमें ये था कि भारत जो है डिवाइड हो जाएगा 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस में, और एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान। ये माउंटबेटन प्लान में है, तो यानी अब मुस्लिम लीग तो उसको मान ही लेंगे क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनने की बात हो रही है। जो प्रिंसली स्टेट्स मैंने जो ऊपर भी बताया प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको ऑप्शन मिलेगा कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंडिया या तो पाकिस्तान। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, यानी बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होगा रिलीजियस लाइंस पे, धर्म के आधार पे, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू टेक प्लेस, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर जाएगा जो है अगस्त 15 1947 तक। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ये था कि वो चाहे इंडिया ज्वाइन करें, चाहे पाकिस्तान ज्वाइन करें, चाहे अपना खुद का एक देश बना लें। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लान, जो कांग्रेस थे और जो मुस्लिम लीग वाले थे इन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया ताकि और ज़्यादा वायलेंस ना हो, क्योंकि उस समय जो है देश में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो दोनों पार्टियों को लगा कि अगर हम लोग ज़्यादा लेट करेंगे तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौत हो जाएगी। लेकिन इससे जो है मास माइग्रेशन हुआ, यानी कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो लोग इंडिया में रह गए थे वो जल्दी पाकिस्तान से भागने लगे, पाकिस्तान के हिंदू जो है इंडिया की तरफ भागने लगे। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए, धार्मिक दंगे हुए, काफ़ी ज़्यादा जाने चली गई। लेकिन फाइनली इंडिया आज़ाद हो गया बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में। इसमें क्या था कि इंडिया डिक्लेयर किया गया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन अगस्त 15 1947 को। ब्रिटिश का जो शासन था ख़त्म हो गया और इंडिया और पाकिस्तान अब एक 2 सेपरेट डोमिनेंट स्टेटस बन गए, यानी कि 2 सेपरेट देश बन गए, और दोनों देश के पास अपना खुद का एक गवर्नर जनरल होता, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है दोनों देशों के पास अपनी अपनी बन गई, और दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम यही था कि अपने अपने देश के लिए जो है संविधान लिखना। आइए अब देखते हैं कि उसी सेम समय जो है वर्ल्ड में क्या चल रहा है। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो पहला है कॉजेज ऑफ वार, यानी वार हुआ है क्यों। तो पहला था नेशनलिज्म, पहला है नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म की वजह से। उस समय जो है नेशनलिज्म जो था वो पीक पर था, यानी कि लोग अपने देश के लिए दूसरे देश को मारने के लिए तैयार थे। जो यूरोपियन देश थे वो कम्पीट कर रहे थे आपस में। यूरोप जो आप जान ही रहे हैं, यूरोप वो आपस में जो है वहाँ के जो देश हैं वो कम्पीट कर रहे थे कि किसके पास कितनी ज़्यादा कॉलोनी होगी। जिसके पास ज़्यादा जितनी कॉलोनी होगी मतलब जितने ही ज़्यादा देशों पे राज करेंगे उनका पावर उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। तो कंट्रीज है जर्मनी, इटली,
ये लोग चाहते थे कि उनके जो इन्फ्लुएंस, जो उनका पावर हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा था आर्मामेंट रेस। जो यूरोप के जो देश थे वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहे थे, मतलब अपना जो सेना था वो लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। जैसे जर्मनी, ब्रिटेन था, वो लोग जो है अपने नावल आर्म्स यानी कि अपना जो ऐसी सेनाएं जो पानी लड़ाई करती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। वो लोग काफ़ी एडवांस मशीन, मिलिट्री स्ट्रेटजीज वगैरह बना रहे थे युद्ध का, यानी कि जो है एक संकेत दे रहे थे। लोग एक से एक हथियार बनाने लगे हुए थे। डिवीज़न ऑफ यूरोप, और इसी वजह से जो है यूरोप में गुटबाजी हो गई, यानी यूरोप जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला था ट्रिपल अलायंस, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। दूसरा ट्रिपल इंटेंट, जिसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। और आगे चल के जो है यही लोग आपस में जो है लड़ाई लड़ेंगे। इसका जो इमीडिएट कारण था लड़ाई का वो था सर्जियो क्राइसिस, जो कि हुआ था 1914 में। ये इमीडिएट कॉज, यानी इसी वजह से युद्ध चालू हुआ था। एक आर्कड्यूक फ्रांज फेर्डिनेंड थे, ये हायर थे, दैट मीन्स ये हेयर थे, संतान थे ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा के, और इनका असैसिनेशन हो गया था, इनको मार डाला गया था। कहाँ पर? सर्बिया में। और उनको मारने वाला जो ग्रुप था वो था ब्लैक हैंड, वो सर्बिया के सीक्रेट सोसाइटी थे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दिया वार सर्बिया पे, क्योंकि इनका जो वंशज, जो इनके बेटे थे, उनकी मौत हुई थी कहाँ पर? सर्बिया में। अब ऐसे ही जो है फिर सर्बिया की हेल्प करने कोई और आया, फिर उसके ऊपर किसी और देश ने हमला किया, फिर उस देश पे किसी और देश ने हमला किया, और ऐसी ही एक चेन रिएक्शन चालू हो गई, और सभी देश आपस में जो है लड़ाई करके वर्ल्ड वार फर्स्ट चालू कर दिए। वार का रिजल्ट क्या हुआ? वार का रिजल्ट यही हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है साइन हुई 1919 में, जिसमें जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया सभी लड़ाई झगड़े के पीछे, और इससे जर्मनी के ऊपर जो है कुछ चार्जेस लगाए गए, यानी जर्मनी अब जो है ह्यूज रिप्रेशंस देगा, यानी कि जो है क्योंकि इनकी वजह से युद्ध हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, तो इनको जो है पैसा देना होगा। दूसरा है, इनको बोला गया कि आप अपनी आर्मी और नेवी को जो है एकदम से कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, और आपकी जो कॉलोनीज है वो भी आप सरेंडर कर दीजिए। अब इससे जो है जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम चालू हो गई, और यहीं से जो है अब एक और आग आने वाली है, जो कि हिटलर के राइज की वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड आएगा। दूसरा इसमें क्या हुआ रिजल्ट ऑफ वार में? जो टेरिटरीज थी, जो ज़मीनें थी, वो दोबारा रीअरेंज हुई, जैसे कि ऑस्ट्रिया और हंगरी अब डिवाइड होकर दो देश बन गए, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी और चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। जो ऑटोमन एम्पायर था उसने अपने जो टेरिटरीज थे, अपने जो उन्होंने ज़मीन थे खो दिए, और टर्की बन गया। तीसरा इसका जो रिजल्ट था वार का, वर्ल्ड वार फर्स्ट का, उसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जिसमें टोटल उस समय के इम्पोर्टेंट देश थे। 1920 में बनाया गया, और इसका जो एम था ये था कि प्रिवेंट फ्यूचर वार, यानी भविष्य में ऐसा कोई वार ना हो। जबकि ये फेल रहा, क्योंकि इटली, जर्मनी, जापान दोबारा से जो है वार में इंगेज हो गए, जो कि था वर्ल्ड वार सेकेंड। तो लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल रहा। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप। अब यूरोप में जो है कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही का जो है उदय होगा। अब लेकिन इटली में जो चीज़ था वो था फैसिज्म, फासीवाद। इटली में फासीवाद का उदय हुआ। इटली में सारी चीज़ें क्यों हुई, इसके पीछे ये पहले कारण को समझते हैं। तो इसका पहला कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस। इटली जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, इन्फ्लेशन, महंगाई थी, कर्ज हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो वहाँ की डेमोक्रेसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो काम नहीं कर पा रहा था, और उनको फियर था कम्युनिज़्म का। उनको फियर था कि जो है कहीं हमारे देश में जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन न चालू हो जाए। और चौथा था नेशनल ह्यूमिलिएशन। जो इटालियन थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब फील कर रहे थे, क्योंकि वो जितना ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में उनको चाहिए था सम्मान मिलना, उनको मिला नहीं, और इसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहे थे। मुसोलिनी फैसिस्ट आइडियोलॉजी, और उसी समय जो है उदय हुआ मुसोलिनी का, तानाशाह जो कि था इटली का। वो था एक एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म आदमी। उसने जो है लोगों को कहा कि मैं इटली का जो पुराना ग्लोरी है, जो इटली का जो पुराना मान सम्मान है, जैसे रोमन एम्पायर हुआ करता था इटली में, मैं इसको वापस लेकर आऊँगा। उसका मानना था कि वन पार्टी डिक्टेटरशिप, यानी कि जो है कोई और पॉलिटिकल अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए देश में, सिर्फ एक आदमी हो वही रूल करे।
उसने जो है मिलिट्री एक्सपेंशन, उसने जो है कई ज़्यादा जो है वार कॉन्क्वेस्ट किया, उसने जो है अपनी आर्मी को मजबूत किया। टोटल कंट्रोल ओवर पीपल, अब वो जो है लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि कैसे कंट्रोल करोगे आप लोगों के ऊपर? प्रेस, न्यूज़पेपर के माध्यम से, एजुकेशन, किताबों के माध्यम से, इकोनॉमी के माध्यम से उन्होंने जो है लोगों को पूरा कंट्रोल किया। ये था आइडियोलॉजी मुसोलिनी का। कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, अब जर्मनी में भी यही चल रहा है। जर्मनी में जो चालू हुआ वो था नाजिज्म, ये भी एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है। अब इसके पीछे कारण क्या था, जर्मनी वालों ने क्यों इसको चालू किया? तो मैंने अभी ऊपर बताया कि जर्मनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गया था। किसकी वजह से? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। इनसे पैसा ले लिया गया, इनकी आर्मी ले ली गई, इनके कॉलोनीज ले लिए गए। अब जर्मनी वाले चाहते थे रिवेंज, बदला। दूसरा कारण था इकोनॉमिक हार्डशिप, हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी में बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक महंगाई ऊपर बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही थी। वीक वेमर रिपब्लिक, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो यहाँ पर भी एकदम कमज़ोर थी। इस देश में भी वही चल रहा था जैसे इटली में चल रहा था। और हिटलर करिश्मा, और हिटलर ने इसी समय लोगों को आके बोल दिया कि मैं जर्मनी का जो पुराना प्राइड है, जो जर्मनी का जो इकोनॉमी है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मैं उसको बढ़ाऊंगा। और जर्मनी का जो एक पुराना दौर था जब जर्मनी राज किया करता था, मैं उसको वापस लेकर आऊँगा। अब हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी? हिटलर की आइडियोलॉजी थी एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड रेशियल सुप्रेसी। हिटलर का मानना था कि या तो देश या तो मर जाओ, एकदम एक्सट्रीम नेशनलिज्म। और इनका मानना था कि जो हम लोग जिस रेस से बिलोंग करते हैं, आर्यन रेस, हम लोग जिस नस्ल से बिलोंग करते हैं वो पूरे दुनिया में सुप्रीम है, सबसे बेहतर है। एंटी सेमिटिज्म, दैट मीन्स कि इसने बोला कि जर्मनी का जो भी जो प्रॉब्लम है उसके पीछे ज्यूज़ लोग जो है जिम्मेदार है। अगला था, इनका भी जो है बिल्कुल मुसोलिनी के जैसे मानना था कि एक पार्टी का शासन होना चाहिए, कोई भी अपोजिशन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एडवोकेट किया जो है कि हम लोग अपना एक्सपेंशन करेंगे, हम लोग जर्मनी की बाउंड्रीज को और बढ़ाएंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, विद द हेल्प ऑफ वार। अब कंपेयर करते हैं फैसिज्म और नाजिज्म में। तो फैसिज्म जो कि मुसोलिनी द्वारा इटली में लाया गया, उसका भी मानना था कि वन पार्टी डिक्टेटरशिप होना चाहिए, इनका भी यही मानना था। फोकस्ड ऑन इटालियन सुप्रीमेसी, और ये फोकस करते थे आर्यन सुप्रीमेसी। इनका, हिटलर का मानना था कि आर्यन लोग सबसे सुप्रीम है, और मुसोलिनी का मानना था कि इटली वाले सबसे सुप्रीम है। एक्सपेंशन, इन्होंने भी जो है अपने ज़मीन को एक्सपेंड करना चाहा, हिटलर ने भी करना चाहा। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल थी, यहाँ पर भी जो है स्टेट कंट्रोल थी। यहाँ पर छोटे मोटे जो है प्राइवेट बिजनेस अलाउ थे, यहाँ पर फोकस किया जा रहा सारा सारा पैसा वार पर। यहाँ पर रैसिज्म नहीं था ज़्यादा इटली में, लेकिन नाजी हिटलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है रैसिज्म करता था, और ज्यूज़ के खिलाफ उनको लगता था ज्यूज़ ही उनके सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, इसलिए इनको मार देना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में चालू हुआ, ख़त्म हुआ 1948 में। वार के पीछे का कारण क्या था कि लोग नाराज़ थे, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से, जिससे जर्मनी को जो है काफ़ी ज़्यादा रिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा देना पड़ा, डिसआर्म, अपनी सारी सेना हथियार त्यागने पड़े, अपने कॉलोनीज देने पड़े। दूसरा, इटली और जापान जो थे वो डिसअपॉइंट थे विद द रिवार्ड दे रिसीव। इटली और जापान अच्छी साइड से लड़े थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, ये दोनों विजेता रहे थे, लेकिन ये लोग डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि इनको जो रिवार्ड मिलना था, इनको जो इनाम मिलना था, इनको वो मिला नहीं। इसकी वजह से ये भी नाखुश थे। और जो ट्रीटी हुई थी उससे जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा जो है नफरत भर गई थी जर्मनी जैसे देश के अंदर। राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, तो जो मुसोलिनी थे इटली में और जो हिटलर थे जर्मनी के, इन्होंने प्रमोट किया जो है मिलिट्री और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि जो है ज़मीन का बढ़ावा करना। जर्मनी जर्मनी ने शुरू कर दिया जो है रीआर्मिंग इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साली। ट्रीटी ऑफ वर्साली में बोला गया था कि जर्मनी जो है अपने बहुत ज़्यादा आर्म्स और एम्यूनेशन, अपने बहुत ज़्यादा आर्मी नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी जर्मनी ने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने जो है हथियार और आर्मी को बढ़ाने लगा।
जो दोनों लीडर्स थे, मुसोलिनी और हिटलर, इनका मानना था कि अगर हम लोग जो है अपने देश के बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड करेंगे, हम लोग जितने ज़्यादा देश को और जीतेंगे, उससे हमारा जो भारत जो सॉरी जो हमारे देश का जो ग्लोरी है वो वापस आ जाएगा। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। वेस्टर्न डेमोक्रेटिस जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, इन्होंने अलाउ किया जर्मनी को कि वो अपने जो है वार के जरिए छोटे मोटे जगहों को जीत लें। 1938 में जैसे म्यूनिच एग्रीमेंट हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस लेट जर्मनी एनेक्स सुडेटलैंड, दैट मीन्स चेकोस्लोवाकिया। और इससे क्या हुआ कि हिटलर अपना एग्रेशन का जो पॉलिसी था वो बढ़ाता रहा और इससे जो एलाइज हुआ वो कमज़ोर हुआ। अब पूरे पूरी चीज़ का मतलब समझिए। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट में मतलब ये हुआ कि जब जर्मनी बस शुरू ही कर रहा था चीज़ों को जीतना, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो उस समय यूरोप के बड़े पावर्स में आते थे, इन लोगों ने जर्मनी को रोका नहीं। इन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपनाई कि चलो ठीक है, छोटा मोटा वार कर रहे हैं, करने दो। चौथा कारण था जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना। जापान जो है इन्वेड किया मंचूरिया में 1931 में, और उसके बाद चाइना में जो कि 1937 में था। काहे लिए? ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स और ज़्यादा संसाधन जो है जापान को मिल सके। इसका मतलब कि लीग ऑफ नेशन जो है फेल रहा जापान को रोकने में। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के पास मिलिट्री पावर नहीं थी, इसलिए उसने ना ही जर्मनी को रोक पाया, ना ही इटली को रोक पाया, ना ही जापान को रोक पाया। हिटलर, मुसोलिनी, जापान, इन लोगों ने इग्नोर कर दिया लीग ऑफ नेशन के वार्निंग को और अपने जो है विजय रथ को आगे बढ़ाते रहे और ये लोग जो है देश विदेश कब्जा करते रहे। अब वर्ल्ड वार सेकेंड का जो इमीडिएट कारण था वो था हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जो कि हुआ था 1939 में। हिटलर ने इन्वेड किया पोलैंड को और इन्होंने वायलेट कर दिया एग्रीमेंट को। कौन से एग्रीमेंट को? जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस जो है अब जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर दिया और यहीं से जो है वर्ल्ड वार सेकेंड जो है चालू हो गया। इसमें कुछ मेजर इवेंट्स थे, जैसे कि अटैक ऑन पर्ल हार्बर दिसंबर 7, 1941 में जापान ने जो है लॉन्च किया एक सरप्राइज अटैक। किस पर? यूएस नेवल पे, यानी कि अमेरिकन नेवी पे इन्होंने सरप्राइज अटैक किया। कहाँ पर? पियर हार्बर, जो कि है हवाई में। अब यूएस तो शांत बैठेगा नहीं, तो इसलिए यूएस जो कि अभी तक इस वर्ल्ड वार सेकेंड में नहीं था, उसने भी वार को ज्वाइन कर लिया और इसने जो है एक्सेस पावर के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, यानी कि जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो कि हुआ अगस्त 1945 में। तो अगस्त 6, 1945 में अमेरिका ने जो है जापान में हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बम गिराए और अगले 3 दिन बाद अगस्त 9, 1945 को इसने सेकेंड बम गिराया था। कहाँ पर? नागासाकी में। और इसकी वजह से जापान जो है सरेंडर कर गया और यहीं से जो है वर्ल्ड वार सेकेंड फिनिश हो गया। तो वर्ल्ड वार सेकेंड कहाँ से फिनिश हुआ? जापान सरेंडर से। चालू कहाँ से हुआ था? जर्मनी इन्वेजन टू पोलैंड। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट्स क्या निकले? तो पहला रिजल्ट ये था कि एक्सिस पावर जो है हार चुकी थी। जर्मनी ने सरेंडर किया था कब? मई 7 को 1945 में। जापान ने सरेंडर किया अगस्त 15 को 1945 में, कुछ समय बाद। और हिटलर ने जो है जैसे ही जर्मनी ने सरेंडर किया था तो उसके कुछ दिन पहले हिटलर का सुसाइड हो गया था। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था अप्रैल 30, 1945 में, और उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ विक्ट्री इन यूरोप डे। जापान नाउ फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका एक और रिजल्ट हुआ था कि 1945 में ही जैसे लीग ऑफ नेशन 1920 के आसपास बन गया था, अगले युद्ध को रोकने के लिए, वैसे ही अगले युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। कब? अक्टूबर 1945, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, ताकि पूरे दुनिया भर में जो है शांति हो सके। उस समय 50 कंट्रीज़ ने जो है यूएन चार्टर को साइन किया था। और अनलाइक द लीग ऑफ नेशन, यूएन हैड मिलिट्री पावर। लीग ऑफ नेशन में गलती क्या हुई थी कि इनके पास कोई अपनी पावर नहीं थी, इनके पास कोई अपनी मिलिट्री पावर नहीं थी, लेकिन आज यूएन के पास जो है अपनी खुद की मिलिट्री पावर है। और तीसरा क्या हुआ था इसका रिजल्ट वर्ल्ड वार सेकेंड का? तो बिगनिंग ऑफ कोल्ड वार। यहाँ से एक समय चालू हुआ 1947 से 1991 तक कोल्ड वार का समय था ये। इसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद पूरा का पूरा दुनिया दो सुपर पावर के बीच में बट गया, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। यूएसए जो है
साथ दे रहा था कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, जबकि यूएसएसआर साथ दे रहा था कम्युनिज्म का। और इससे पूरी दुनिया में जो है टेंशन बढ़ गया, पूरा दुनिया डिवाइड हो गया। वेस्टर्न ब्लॉक यानी वेस्ट की तरफ क्या है, अमेरिका, इसने अपनी एक एलाइज बनाई नाटो की। ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर ने अपने एलाइज बनाए वार्सो पैक्ट के जरिए। और कोल्ड वॉर चलता रहा जब तक कि यूएसएसआर अलग नहीं हो गया, जो कि था 1991 में। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस को प्रॉपरली। तो यूएन बना कब? यूएन बना अक्टूबर 24, 1945 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए बनाया गया? टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि जो है पूरी दुनिया में जो है शांति रहे और सिक्योरिटी रहे, ताकि देश आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर सकें, लोग प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक के फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्ट हो सके, फंडामेंटल फ्रीडम लोगों को मिल सके, और असिस्ट कर सकें, मदद कर सकें नेशंस की फॉर अचीविंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। ये था ऑब्जेक्टिव था यूएन का। अब यूएन का कंपोजिशन कैसे है? तो यूएन के जो ऑर्गन्स हैं कई सारे हैं हमको, लेकिन पढ़ने हैं सबसे पहले सिर्फ जनरल असेंबली पढ़ना है। जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, कितने देश हैं? 193 देश हैं टोटल, और हर देश के पास वोट करने की पावर है सिर्फ एक। इनका फंक्शन क्या होता है? डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन ग्लोबल इशू, जो भी देश विदेश में जो भी चल रहा है उस पर डिस्कस करें और कुछ ना कुछ इस पर अपना रिकमेंडेशन दें, अपना कुछ बयान दें। यूएन बजट को जो है अप्रूव करते हैं ये लोग, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन लोगों को ये लोग भी अप्रूव करते हैं, कौन? जनरल असेंबली वाले। और यही लोग अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को। सेकंड जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। नाम से क्लियर है, सिक्योरिटी काउंसिल। टोटल इसमें 15 लोग होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर को कौन रिकमेंड करता है? मैंने अभी ऊपर बताया, जनरल असेंबली। परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ये सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है बार बार। यूएसए, यूके, रसिया, चाइना, फ्रांस, ये लोग जो है सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। इनके पास वीटो पावर है, मतलब कि वीटो पावर का मतलब होता है नेगेटिव वोट। जैसे 15 देश हैं टोटल, 15 नेशंस हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। इन लोगों ने कुछ डिसाइड किया। अब डिसाइड होगा कैसे? वोटिंग से होगा। मान लो 14 लोगों ने बोला कि हाँ यस, लेकिन एक आदमी बोल दे नो, तो उस आदमी की बात मानी जाएगी, पूरा 14 लोग की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन यार एक आदमी कौन होना चाहिए? इन 5 देशों में से कोई एक। तो ये जो है वीटो पावर, यानी कि अगर इन 10 किसी भी चीज़ पे आधे से ज़्यादा लोगों की सहमति चाहिए, और उस आधे से ज़्यादा लोगों की सहमति में से इन 5 लोगों का रहना एकदम ज़रूरी है। फिर चले इधर चाहे 14 लोग हाँ क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन अगर इधर एक ऐसा परमानेंट मेंबर वाले देश का कोई भी आदमी बोल दिया नो, दैट मीन्स नो। और जो नॉन परमानेंट मेंबर वाले हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इनका टर्म 2 साल होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल वाले हैं तो वही इंटरनेशनल पीस, विश्व लेवल पे पीस मेंटेन करना, मिलिट्री एक्शन को जो है, और रिकमेंडेशन न्यू मेंबर्स टू द यूएन, और यूनाइटेड नेशंस को नए मेंबर्स के लिए रिकमेंड करना कि आप इस देश को भी अपने मेंबर बना लो। तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इसमें टोटल 15 जजेस हैं और 9 साल के लोग इलेक्ट होते हैं। और आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो हेज में है, नीदरलैंड में। इनका काम क्या है? वही लीगल डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस, जब दो देश के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके डिस्प्यूट को सुलझाता है, और एडवाइजरी ओपिनियन देता है लीगल मैटर्स पे, और इंश्योर जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। किसी भी दो देश होते हैं उनके जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में जस्टिस मेंटेन करता है। मेजर एजेंसीज ऑफ द यूएन, तो बस फंक्शंस देखने हैं, लेकिन हाँ फुल फॉर्म देख लेना, पूछता है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म कुछ और था, अभी शॉर्ट हो गया है, पहले था चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड वगैरह था। प्रोवाइड्स एजुकेशन, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है बच्चों को, और न्यूट्रिशन, अच्छे फूड प्रोवाइड करता है बच्चों को। इसका काम क्या है? चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना और बच्चों के अधिकार को प्रमोट करना। ये सप्लाई करता है दवाइयाँ, साफ़ पानी और इमरजेंसी सुविधाएं जब डिज़ास्टर होता है, जब कोई परेशानी होती है। नेक्स्ट है WHO, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है मॉनिटर करना ग्लोबल हेल्थ को और प्रिवेंट करना किसी भी डिजीज़ के आउटब्रेक को, कोई डिजीज़ चालू हो रहा है उसको रोकना।
प्रोवाइड करता है दवाइयाँ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हेल्थ केयर सपोर्ट वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह देता है ये हेल्थ वर्कर्स को। और उसका काम है इरेडिकेट, निकाल फेंकना जो है जो डेडली डिजीज़ हैं जैसे कि पोलियो, मलेरिया और कोविड-19 जैसी चीज़ों को। यूनेस्को का फुल फॉर्म ध्यान देना पूछता है ये, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है प्रमोट करना ग्लोबल एजुकेशन और लिटरेसी को, यानी कि लोग शिक्षित हो जाए। ये प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है, सेफ रखता है हमारे कल्चरल हेरिटेज को, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह हो गई, ताजमहल वगैरह। और इंकरेज करता है साइंटिफिक रिसर्च और कम्युनिकेशन को। और भी कई चीज़ें हैं, 3 काफ़ी बहुत है मुझे लगता है। अब छोटा सा टॉपिक है, आखिरी चैप्टर है NAM, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो मीनिंग ऑफ NAM क्या है? NAM मैंने बताया, एक ग्रुप है कंट्रीज़ का जो कि वर्ल्ड कोल्ड वार के समय जो है ना ही अमेरिका के साइड लिए ना ही रसिया के साइड गए। ठीक है, इनका एम क्या है? टू मेंटेन इंडिपेंडेंस इन ग्लोबल अफेयर्स, यानी कि किसी भी साथ न रह के अपना अकेले काम करना। इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? NAM का ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, यानी जो देश हैं वो आज़ाद रहें और सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, अपने फैसले खुद ले पाने के अधिकार में रहें देश। एवॉइड मिलिट्री अलायंसेस विद सुपर पावर्स, यानी कि जो है जो सुपर पावर है, अमेरिका हो गया, USSR हो गया, इनके साथ जो है किसी भी प्रकार का अलायंस, किसी भी प्रकार का जो है ग्रुप ना बनाया जाए। प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एमंग डेवलपिंग नेशन, जो देश जो भी डेवलप कर रहे हैं, जो भी उभर रहे हैं, इसमें जो है इन सभी देशों में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का प्रमोशन हो, प्रमोट किया जाए। सपोर्ट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, फाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो अभी देश, जो भी कॉलोनी उस समय अब तो कोई नहीं है, लेकिन जो भी देश गुलाम हो उनको आज़ाद कराया जाए। और 5वां मेंटेन वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व लेवल पर शांति रखी जाए और जो कोल्ड वार के टेंशन हैं उसको जो है कम किया जाए। पंचशील समझ लीजिए, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्जिस्टेंस। तो इसका मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। पंचशील समझौता यही था कि बेसिकली इंडिया और चाइना में था, इंडिया और चाइना ने इसको साइन किया था पंचशील को, कि भारत और चाइना एक दूसरे के जो लैंड है उसको रिस्पेक्ट करेगा, और सॉवरेनिटी यानी कि जो एक दूसरे के अपने खुद के इंडिपेंडेंटली फैसले लेने के ताकत है उसको जो है रिस्पेक्ट करेगा। नॉन एग्रेशन, यानी कि हम लोग वार या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के घरेलू मैटर में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और हम लोग जो है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इन रिलेशन, हम लोग अपने संबंध में जो है इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट रखेंगे। पीसफुल कोएक्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। रोल ऑफ नेहरू जी इन NAM, तो भारत के जो पहले PM थे नेहरू जी, तो वो फाउंडर थे NAM के। इन्होंने हमेशा जो है पक्ष लिया शांति का। डिसआर्मामेंट का मतलब है कि हथियारों को त्याग देना, यानी कि हथियार रहेंगे तो युद्ध होंगे, तो इसको त्याग दिया जाए। और इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कोल्ड वार अलायंस के, यानी कि कभी भी नहीं चाहते थे कि जो छोटे मोटे देश हैं वो कोल्ड वार, यानी कि ये तो यूएस के साथ चले जाएँ तो रशिया के साथ चले जाएँ, ऐसा ना हो। अपना शांतिपूर्वक शांति से रहें, अकेले रहें, अपने आप को बढ़ाएं, ऊपर लेके जाएं। इन लोग के साथ चले जाएंगे तो फंस जाएंगे। प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशन, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अभी उभर रहे हैं देश, उनके बीच में इकोनॉमिक, पैसे के रूप में, आर्थिक रूप से कॉपरेशन रहे, आपस में लोग मदद करके एक दूसरे के आगे बढ़ें। फाउंडिंग फादर्स NAM के जो है नेहरू जी इंडिया से बिलोंग करते थे, टीटो थे यूगोस्लाविया के, नासिर थे इजिप्ट के, बाकी 3 नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी सुकर्नो इंडोनेशिया के थे, और निक्रुम था घना के, निक्रुमा थे घना के। ये आपके जो है 3 बिग हैं, फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टैलिन रसिया के। इनको देख लीजिए। यहाँ आपका जो है रिवीजन कंप्लीट हुआ। ये रिवीजन था, ये ऐसा नहीं था कि आपको मैं यहाँ कुछ सिखा रहा हूँ नया, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये उस चीज़ के लिए रिवीजन था बस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।